हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपना बिजनेस एनवायरनमेंट का 6 पार्ट है। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि आपके बेचू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिसको इसका पीडीएफ चाहिए वो हम लोगों का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकता है, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा अगर आप लोग प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करेंगे। ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी फ्री है। ठीक है दोस्तों कुछ टॉपिक्स बच गए हैं जिनको हमको देखना है एंड इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनका मतलब इनका मीनिंग पता होना चाहिए। एंड बीकॉम एंट्रेंस वाले जो है दोस्तों, उनको क्या पता है, सीधे बस मतलब पूछेगा कि मीनिंग इनका, एंड एमकॉम एंट्रेंस को भी बस मीनिंग पूछेगा। कहीं कहीं पे फैक्ट और फिगर है वो भी पूछ सकता है, बट आपको मतलब पता होना चाहिए चीज़ों का कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं सबसे पहले रीजनल इम्बैलेंस। दोस्तों रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है अगर एक कंट्री है, एक कंट्री के अंदर एक हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, ठीक है, एंड दूसरा हिस्सा जो है बहुत कम डेवलप हुआ है। मतलब अगर मान लीजिए इंडिया के अंदर दिल्ली का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है और बिहार का बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम ये कह सकते हैं कि रीजनल इम्बैलेंस है। इंडिया के अंदर क्या है? रीजनल इम्बैलेंस, एक रीजन ज़्यादा डेवलप है, एक रीजन कम डेवलप है। दोस्तों ये स्टेट भी हो सकता है, कोई एरिया भी हो सकता है, ठीक है, कंट्री वाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये डेफिनेशन देखेंगे। फ्यू स्टेट्स या फिर रीजन, कोई कुछ स्टेट्स या फिर रीजन या फिर एरिया भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ऑफ अ कंट्री आर डेवलप्ड वाई अदर आर अंडर, अदर क्या है? अंडर डेवलप है। इसी को बोलते हैं कि भैया रीजनल इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, रीजनल इम्बैलेंस इज द डिस्पैरिटी, मतलब कमियां हैं, ठीक है, कमियां हैं ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। भैया सामाजिक और इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था वाली डिस्पैरिटी, कमियां हैं दो रीजन के बीच में। एक रीजन क्या है? सिटी एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है दूसरे के मुकाबले, तो मतलब एक एरिया ज़्यादा मजबूत है, दूसरा एरिया कम मजबूत है। इन दी कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, डिस्पैरिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी चीज़ को लेके आप इसको कह सकते हैं। तो सिंपल भाषा में रीजनल इम्बैलेंस का मतलब होता है कि किसी कंट्री का कोई स्टेट, कोई एरिया, कोई लोकेशन ज़्यादा डेवलप है एंड दूसरा वाला कम डेवलप है, तो उसको बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंस। आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। दोस्तों कॉजेज क्या है? कॉजेज आपको याद नहीं करने पर आप देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। पहला हिस्टोरिकल फैक्टर। भैया हिस्टोरिकल फैक्टर होते हैं इतिहास के कारण बहुत सारे एरिया डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जियोग्राफिकल दोस्तों, कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, भैया रोड्स नहीं है वहाँ पे, तो डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा? लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, तो भैया वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा? ये सब कारण है कि इंडिया के अंदर या बहुत सारे कंट्रीज के अंदर रीजनल इम्बैलेंस है। कोई रीजन ज़्यादा डेवलप है, कोई रीजन कम डेवलप है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भैया हमारे देश में डेमोक्रेटिक सरकार है, डेमोक्रेटिक पूरा अपना इंडिया है, तो होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है, कभी कोई सरकार आती है, कभी कोई सरकार आती है, तो उसके कारण सरकार के नियम भी चेंज होते रहते हैं, तो उसके कारण भी, इंस्टेबिलिटी के कारण भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता एंड रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है। कम्युनल राइट्स, भैया दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम में जो झगड़ा हो जाते हैं और जो भी चीज़ें जो दंगे फसाद होते हैं उसके कारण भी डेवलपमेंट्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यस इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। डिफेक्टिव लेंडिंग पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कभी कभी बैंक जब लोन देते हैं तो लोन सही से नहीं देते हैं, कागज को सही से नहीं चेक करते हैं, चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, तो भैया उनके गलत तरीके से लोन देने के कारण भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, पैसा डूब जाता है। पुअर ग्रोथ ऑफ एनसीआई इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरिया, कहने का मतलब है, बात समझिएगा, मान लीजिए आपकी फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, आपकी फर्नीचर की शॉप है, आपको फर्नीचर बनाने की चाहिए वुड, लकड़ी चाहिए, तो भैया लकड़ी आपकी क्या है? एनसीआई इंडस्ट्री है। अगर वुड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, तो भैया इसके कारण भी इसको बोलते हैं एनसीआई इंडस्ट्री, जो आपकी रॉ मटेरियल का काम कर रही है, तो जब वुड का डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपका डेवलपमेंट भी नहीं होगा, इसी कारण रीजनल इम्बैलेंस हो जाएगा। दोस्तों प्लानिंग कमीशन बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था, बहुत सारे प्लान जो थे हमारे इंडिया में फेल हो गए थे। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के वॉर के कारण, चाइना के वॉर के कारण बहुत सारे प्लान फेल हो गए थे। ठीक है, इसके कारण भी रीजनल इम्बैलेंस है। अब दोस्तों देखते हैं फेया और फेमा। दोस्तों फेया और फेमा की कहानी को समझते हैं, ये फेया क्या होता है और फेमा क्या होता है। सबसे पहले तो फेया आया था, उसके बाद फेमा आया था। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, दोस्तों एक बात समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ था, अब जब इंडिया ने अपने बाहर के देशों के लिए अपने दरवाजे ओपन कर दिए थे, इंटरनेशनल बिजनेस होने लगा था, तो इंडिया चाहता था कि इंडिया से कम पैसा बाहर जाए और बाहर के पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आए, तो उसके लिए इंडिया ने फेयर एक्ट बनाया, फॉरेन
से जो पैसा आया है और जो जाया है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, फॉरेन की जो कंपनियां इंडिया में आके बिजनेस करती हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था। तो फेया इज द बेसिक लॉ ऑफ एक्सचेंज, कोई भी सामान एक्सचेंज जब होता है कंट्रोल के लिए बनाया गया था। ये मेन इंस्ट्रूमेंट है फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन कंपनी जो कि कंट्रोल्ड कंपनी इन इंडिया, जो भैया फॉरेन कंपनी थी और इंडिया क्या करे उसको कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, जिससे कि कम से कम पैसा इंडिया से बाहर जाए। उसका दोस्तों फेया का जो एक्ट था वो इनैक्ट हो रहा 1973 में, बट फोर्स में आया था 1974 में। तो अगर आपसे पूछेगा फेया एक्ट कब पास हुआ तो 1973, फेया का एक्ट फोर्स में कब आया तो 1974 दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें कभी क्योंकि एक्ट आ तो पहले जाते हैं, बहुत से एक्ट आ तो पहले जाते हैं बट वो फोर्स में बाद में आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट द आउटफ्लो ऑफ इंडियन करेंसी कम से कम बाहर जाए एंड मेंटेन द प्रॉपर चेक ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड प्रॉपर चेक है कि कितना पैसा इंडिया में आया है, कैसे कैसे आया है, ठीक है दोस्तों। सिंपल भाषा में जिस कंट्री के पास अदर कंट्री की ज्यादा फॉरेन करेंसी है वो उस कंट्री की औकात ज्यादा होती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है। सिंपल भाषा में बात इतना समझिए, जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी होगा उस कंट्री की इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा औकात होगी, ज्यादा इज्जत होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं फेमा। अब देखो दिक्कत क्या था ना कि फेया के अंदर लगा हुआ था रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब क्या बोलते हैं बाहर की कंपनियां सोचती थी कि भैया इंडिया के अंदर बहुत कंट्रोल है, एकदम रेगुलेशन कंपनी को कंट्रोल किया जाता है, तो नाम ही बहुत खतरनाक था। तो भैया उस नाम को चेंज कर दिया गया, नाम को रेगुलेशन हटा के रख दिया गया मैनेजमेंट एक्ट। भैया अब क्योंकि भैया नाम से भी असर पड़ता है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इसका नाम बदल दिया गया। फेमा इज द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ फेया, ठीक है, कुछ चीजें चेंज भी कर दी गई। जो फेमा का जो एक्ट है वो अप्लीकेबल होता है होल इंडिया कंट्री के ऊपर, ठीक है, सब जगह पे अप्लीकेबल होता है। दोस्तों ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, कि इट अप्लाइज टू ऑल ब्रांचेस ऑफिसेस एजेंसी आउटसाइड हो चाहे इंडिया में हो, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया का रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई अगर है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कोई भी ब्रांच ऑफिस एजेंसी इंडिया के अंदर बाहर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो उन सब के ऊपर ये फेमा एक्ट अप्लीकेबल होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट। भैया एक्सटर्नल जो बाहरी बिजनेस हो या उसको मदद करता है एंड ट्रेड और पेमेंट लेने देने में। इनकरेज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल यहाँ से वहाँ से यहाँ आ सके, इन्वेस्टमेंट आसानी से हो सके। प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। भैया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का अच्छे से डेवलपमेंट हो, ठीक है, इसके लिए भी फेमा काम करता है दोस्तों, ठीक है। अपना फेया और फेमा हो गया, आपको इसके ईयर इसके फुल फॉर्म याद रखने दोस्तों, ठीक है। फेया में बस रेगुलेशन लगा के मैनेजमेंट लगा दिया गया फेमा के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं ये इंडस्ट्रियल सिकनेस, आपको इसका मतलब पता चाहिए। सिंपल भाषा में जो इंडस्ट्रीज है, जो व्यवसाय होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो क्या होती है बीमार पड़ जाती हैं। तो अब इसका कहने का मतलब क्या, यहाँ पे आपको एक एक्ट याद रखना है, सीका एक्ट, सिक इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट 1985, आपको इसको याद रखना है। पीछे जो आप मैंने एक्ट बताए थे उसके हिसाब से ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इसको पढ़ते हैं। सिक यूनिट्स मतलब सिक बिजनेस, सिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं एज दैट वन दैट हैड एग्जिस्टेड फॉर लास्ट 5 ईयर, जो पिछले 5 साल से उनको एक्यूमुलेटेड लॉस हो रहा है, लगातार लॉस हो रहा है, एंड उनका जो लॉस है वो उनके नेट वर्थ के बराबर है, मतलब उनकी कंपनी के वैल्यू के बराबर है। अगर एक कंपनी 10 लाख की है तो उनको पीछे 5 साल से 10-10 लाख का लॉस हो रहा है एंड उनके हर फाइनेंशियल ईयर में, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, सिक कंपनी कहलाएगी। सिक मतलब बीमार कंपनी, वो कंपनी जिसको 5 साल से लगातार लॉसेस हो रहा है एंड उसका लॉस उसके नेटवर्थ के बराबर में है, नेटवर्थ से बराबर या उससे ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे सिक कंपनी, ठीक है, मतलब बीमार कंपनी। एंड सिक कंपनी को ठीक करने के लिए ये सिका बनाया गया था 1985। दोस्तों कॉजेज क्या होते हैं सिक कंपनी से, यहाँ पे देख लीजिए कि इनएक्सपीरियंस प्रमोटर अनएक्सपीरियंस, गलत जगह पे आपने कंपनी खोल दी, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, आपके कंपनी में जो सामान बने हैं उसको बनने का टाइम बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लीगल दिक्कत, भाई कानूनी दाव पेश, टेक्नोलॉजी की दिक्कत है, बैड आपका मैनेजमेंट बहुत खराब है, ये भाई मजदूर नहीं मिले आपको, फिर डिमांड एंड क्रेडिट कंसेप्ट, भैया आपके सामान की डिमांड ज़्यादा नहीं है, आपको उधार नहीं मिल है पैसा, लैक ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अपने कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर पाए, एनर्जी मतलब पावर आपको दिक्कत करे, पावर नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट की नियम बहुत दिक्कत करे आपको, एंड अदर एक्सटर्नल कॉजेज भी होते हैं। तो ये सब कारण है जिससे इंडस्ट्री सिक हो जाती है, बीमार हो जाती है, प्रॉफिट नहीं कमा पाती, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज को याद रखिएगा, इन 1985 एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था तिवारी कमेटी, ठीक है, वॉज अपॉइंटेड टू प्रोब इनटू द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस से रहने के लिए एक कमेटी ने बनाया गया। इस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया कि सीका बनाया जाएगा, ठीक है,
1985 में, एंड 1987 के अंदर एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम है BIFR, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। आपको इसका नाम रखना है, ये रखना है। सीखा 1985 में था, 1987 में ये था, ठीक है दोस्तों, आपको सीधे इसको याद रखना है। ये खत्म हो गया अपना। अब दोस्तों ये पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है? पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है दोस्तों, इसको समझिएगा। इसका मतलब होता है कि अपनी जो इकोनॉमी चल रही है, इकोनॉमी दोस्तों मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि जैसे एक अच्छा इंसान है, एक बहुत अच्छा इंसान है, तो एक बुरा इंसान है, ठीक है। जब एक अच्छा इंसान आपका है यहाँ पे, तो एक बुरा इंसान भी है। तो अच्छे इंसान जैसे ही एक जब एक नॉर्मल इकोनॉमी, जो हम लोग की नॉर्मल इकोनॉमी चल रही है, तो एक बैड इकोनॉमी भी साथ में चल रही है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी। नॉर्मल इकोनॉमी चलती है व्हाइट मनी के ऊपर, एंड पैरेलल इकोनॉमी चलती है ब्लैक मनी के ऊपर, जो पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है, ठीक है। तो पैरेलल इकोनॉमी रिफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अनसैंक्शन्ड, जिसको कोई सैंक्शन नहीं किया, जिसको कोई बोला नहीं है, जो कि इलीगल है, गलत तरीके से चल रहा है इन द इकोनॉमी, जिसका ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव रन पैरेलल और यादव इन कंट्राडिक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के खिलाफ वो चल रही है। जैसे कि घूस देना गलत काम है, बट घूस दिया जाता है। तो ये सब दोस्तों आपका आ गया पैरेलल इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। सिंस पैरेलल इकोनॉमी रन विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मनी, भैया ब्लैक मनी की मदद से चलती है, ठीक है। अभी क्या होता है ब्लैक मनी देखेंगे दोस्तों, इसके बहुत सारे नाम है, ब्लैक इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी, अनअकाउंटेड इकोनॉमी, अनरिपोर्टेड इकोनॉमी, सबटेंशन इकोनॉमी, अनसैंक्शन्ड इकोनॉमी। तो आपको इसको याद रखना है, एंड इसका मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों ब्लैक मनी क्या होता है देख लीजिए। ब्लैक मनी मतलब काला धन, मतलब जो आपने गलत तरीके से कमाया है, ठीक है। इनकम आइदर अर्न बाय इंगेजिंग अनलॉफुल एक्टिविटी और बाय मिस अप्रोप्रिएटिंग फंड विच इज लीगली बिलोंग टू एक्सचेकर, मतलब आपने भैया गलत तरीके से पैसा कमाया है बस, तो उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। आपने गैम्बलिंग किया है, आपने सट्टेबाजी की है, आपने कोई भी गलत तरीके से पैसे को कमाया है, तो वो कहलाता है ब्लैक मनी, ठीक है दोस्तों। तो अपना टॉपिक यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। अब दोस्तों अपने को पढ़ना क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, दोस्तों अपने को कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है गवर्नमेंट की, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। उसका दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। फिर WTO के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, भी हम लोग पढ़ चुके हैं। IMF के बारे में देखेंगे दोस्तों, WHO के बारे में देखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एक साफ्टा के बारे में देखेंगे, नाफ्टा के बारे में देखेंगे। इसको शॉर्ट में मैं बताऊंगा, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना हुआ है, बट बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि खत्म करना है, इसी शॉर्ट के अंदर वीडियोस बनेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इन्फ्लेशन क्या होता है हम लोग ये भी देखेंगे, इन्फ्लेशन के टाइप्स एंड पॉवर्टी। उसके बाद मतलब कि 3 से 4 वीडियो के बाद आपका बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, ज्यादा चीज नहीं है इसके अंदर, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।